मेरे को एक चीज और जाननी थी मोहित भाई कि इसमें एसेसरीज कौन कौन सी महिंद्रा एड ऑन करके देती है खुद से और कौन कौन सी हम बाहर से लगवाते हैं, और इसमें ड्राइविंग मोड कौन कौन से हैं, मतलब जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल मोड होता है, सिटी मोड होता है और स्पोर्ट्स मोड होता है। इसमें महिंद्रा ने ड्राइविंग स्पोर्ट्स नहीं दिए, जिप जैप जूम दिया है। पीपीएफ में आपको बता दूं, पीपीएफ का मतलब है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अब मैं जानना चाहता हूँ इसके डिसएडवांटेजेस कि 7 XUV 700 के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मेरे को मोहित भाई अब एक चीज बताओ, मतलब ये ADAS की फुल फॉर्म क्या है और ये काम कैसे करता है, मतलब किसी भी गाड़ी में, और मतलब आजकल हर गाड़ी में तो है नहीं, जो लग्जरी सेगमेंट में है सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में ADAS आ रहा है, तो ये काम कैसे करता है। हर प्रॉब्लम फेस करी है, वो हर बार बोलते हैं कि इसकी जो ब्रेक शू है, ब्रेक पैड्स है, वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं, ऐसा कुछ है। और इसका इंजन मतलब BS6 इंजन है, BS 6.2 है। मतलब एडवांटेजेस कितने हैं, क्या एडवांटेजेस देखो, सेफ्टी तो मतलब XUV के साथ साथ अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, सफारी भी है आई थिंक, और अभी स्कॉर्पियो N आई है, तो XUV 700 ही क्यों लिया आपने? इसका मतलब इंजन की क्या स्पेसिफिकेशन है? ये जो हमारी XUV 700 है, ये हमने ली कब थी? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आगे एक नई वीडियो के साथ, और आज हम करने वाले हैं XUV 700 का ओनरशिप रिव्यू। पहले भी हमने एक दो रिव्यू करे थे, हमने कॉन्टिनेंटल GT का करा था, बाइक का रिव्यू था, वो काफी लोगों को अच्छा लगा। बाकी हमने हंटर 350 का रिव्यू करा था, वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा लोगों का। तो मैंने सोचा कि एक बारी XUV 700, मेरे खुद के जो पर्सनल भाई है मेरे, मोहित भाई, उन्होंने ली है, तो हमने सोचा कि एक बारी उनसे ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। और मोहित भाई एक बारी आ जाओ, चश्मा पहन लो। कैसे हो? और मैं आपको बता दूं, मोहित भाई का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, बीस्ट ऑन व्हील्स 0029 करके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के बाद जाके देख लेना, अभी मत जाना। तो भाई मोहित भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमारी XUV 700 है, ये हमने ली कब थी? ये हमने ली है 31 अगस्त 2023 को। ओके। और अभी इसको ऑलमोस्ट आज 1 महीना कंप्लीट हो गया है, पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब इंजन की क्या स्पेसिफिकेशन है? इसका इंजन 2.2 लीटर डीजल इंजन लिया मैंने। पेट्रोल भी आता है इसमें, पर मैंने डीजल ही लिया था, क्योंकि मेरी लॉन्ग ट्रिप बहुत सारी होती है, इधर से उधर जाना है, तो पेट्रोल में इसकी एवरेज जो रिव्यूज आते हैं वो बहुत कम है। डीजल में अभी मैं जब चला के लाया हूँ इसको, एक लॉन्ग ड्राइव करके आया हूँ, तो ऑलमोस्ट 17 के आसपास की एवरेज ही दे रही थी डीजल में। पेट्रोल में जो रिव्यूज थे वो थे 10 या 12। अब मेरे पास कोई तेल के कुएं तो है नहीं अरब के, देखो दोस्तों, इसलिए हमने डीजल को प्रेफर किया। और ये AX7 वेरिएंट है, मिडनाइट ब्लैक है। इसमें 5 कलर अवेलेबल होते हैं, सिल्वर, वाइट, ब्लैक और इलेक्ट्रा ब्लू, बस। और एक और है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके। रेड है, या रेड भी है, बट मेरे को जो सबसे प्यारा कलर लगा वो इसका है मिडनाइट ब्लैक। ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है? नहीं, ये डुअल शेड कलर है। जब ये धूप में जाती है तो ये आपको ब्लू दिखेगी, जब ये डार्क शेड में आ जाएगी तो ये आपको ब्लैक दिखेगी। मतलब रात को ब्लैक दिखेगी? रात को ब्लैक दिखती है, जैसे अब दिन में अगर अभी भी आप देखोगे छाव में खड़ी है तो ये आपको ब्लैक ही दिखेगी, ब्लू कहीं से नहीं दिखेगी। बट अगर इसको हम धूप में लेके जाएंगे अभी, तो ये आपको ब्लू शेड देगी पूरा। यूनिक है, मतलब हाँ, देख समझ के लिया। डुअल शेड है। नहीं, इसमें एटीट्यूड ब्लैक नहीं आता। जैसे मेरे पास फॉर्च्यूनर है, उसमें 2 आते हैं ब्लैक में, एक एटीट्यूड ब्लैक आता है, एक मिडनाइट ब्लैक आता है। उसका मिडनाइट ब्लैक और पर्पल है, और एटीट्यूड ब्लैक एकदम जेड ब्लैक है, पर इसमें आता ही नहीं है, कंपनी देती ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है कलर। और मेरे को एक बात बताओ मोहित भाई कि मतलब इस सेगमेंट में, इस रेंज में ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं SUV सेगमेंट में, और इस रेंज में जो मतलब XUV के साथ साथ अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, सफारी भी है आई थिंक, और अभी स्कॉर्पियो N आई है, तो XUV 700 ही क्यों लिया आपने? देखो, इसका क्या मतलब स्पेसिफिक रीजन क्या है? मैं इससे पहले भी महिंद्रा ही चलाता था। स्कॉर्पियो चलाई मैंने 8 साल, लगभग 1.25 लाख किलोमीटर चला के मैंने उसको सोल्ड आउट किया। मुझे उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। मैंने टाटा मेरे दोस्तों के पास है,
2 साल के बाद ना उनका इंजन, डीजल इंजन ऐसे साउंड करता है जैसे आप जनरेटर में बैठे हो, बड़ 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 करके। मतलब 2 साल में भी, मेरे 8 साल में स्कॉर्पियो में कोई इंजन साउंड नहीं थी। जब वो चलती थी ना, आय हाय, वो सुकून था पूरा। तो और मतलब किसी और गाड़ी की इसके साथ मैंने नहीं टेस्ट ड्राइव ली थी, हमने MG हेक्टर की ली थी। बट वही MG हेक्टर में प्रॉब्लम वही थी कि एवरेज और उसकी वर्थीनेस, जैसे फोर्ड अब वाइंड अप करके चला गया, पता नहीं MG हेक्टर कब चला जाए, तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा। आज के टाइम में इंडिवर थी, इंडिवर की रीसेल देख लो आप, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके पार्ट ही नहीं मिलते हैं कहीं से भी। टाटा सफारी मैंने ली थी, ऑलमोस्ट सेम रेंज की, प्राइस रेंज की थी, सारे फंक्शन सेम थे, बट कंपैरिजन मैंने अगर इससे करा तो ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और प्राइस डिफरेंट कितना है? मतलब जैसे ये AX7 है, AX7 है ये। AX7 वेरिएंट है, और इससे नीचे वाला जो वेरिएंट है उसका क्या प्राइस है? इससे नीचे वाले वेरिएंट का प्राइस मेरे ख्याल से 22.5 लाख रुपए था, और इसका 27.5 लाख। 27.5 लाख। But मतलब डिफरेंस तो काफी ज्यादा डिफरेंस काफी है, बट फंक्शन उससे बहुत सारे हैं। आपको उसमें डास नहीं मिलता, इससे नीचे वाले फंक्शन, क्रूज कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं आपको, आपको पूरी टच स्क्रीन नहीं मिलती है, आपको हैंड रेस्ट के पास ऑडियो कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, ऑटोमेटिक लाइट नहीं मिलती है, वाइपर नहीं मिलते हैं। सनरूफ थी उसमें, पैनोरामिक सनरूफ जो इसमें है वो उसमें भी थी, बट थोड़ा सा यार मुझे क्रूज चाहिए, क्योंकि आजकल नितिन गडकरी जी एक्सप्रेसवे बहुत अच्छे बना रहे हैं, उसमें हमें चलाने में बड़ा मजा आया। क्योंकि मैं अभी से लॉन्ग ड्राइव पे ले गया, तो मैंने जलंधर के बाद एडास लगाया, उसमें क्रूज लगाया, ओए होए, चैन का ना पैर रखने की जरूरत है एक्सीलेटर पे, ना हैंडल पकड़ने की जरूरत है, अपने आप सेंस करता है रोड को, सब कुछ अपने आप कर रहा है। और मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर मतलब एडवांटेजेस कितने हैं? क्या एडवांटेजेस देखो, है सेफ्टी रेटिंग में तो इसको जो एनकैप की मिली हुई है वो 5 मिली हुई है, तो सेफ्टी तो है ही है। प्लस आपके इसमें 6 एयर बैग है, कर्टन एयर बैग्स भी हैं साथ में, तो हमें उसका भी बेनिफिट मिलता है पूरा पूरा। अगर कहीं कुछ होता है मिस हैपनिंग तो करता है, बट अगर इसका आप एडास लगा के चला रहे हो तो मैं श्योर करता हूँ शायद एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये 50 मीटर दूर से ही आगे वाली गाड़ी को सेंस करके ऑटोमेटिकली ब्रेक लेने लग जाता है। ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटो ब्रेकिंग है इसमें, अपने आप ब्रेक लेता है कि आप उसके पास तक जाते जाते बिल्कुल रुक जाओगे। बट हाँ, देखो इंसिडेंटली इंडियन रोड उस हिसाब से नहीं है आपके आप तो आगे, ये तो सेंस कर रही है आगे वाले को, पीछे वाले के पास तो अडास ही नहीं है वो आगे घुस जाएगा आप में, पूरी स्पीड में आएगा और वो आगे लगेगा धड़ाम से। तो वो थोड़ा सा है, अगर आने वाले टाइम में सारी गाड़ियों में अडास आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन रोड आर सेफेस्ट रोड। हाँ ये तो है, ये तो है, क्योंकि हम इंडियंस है ना, हम इंडियंस हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर आप, और हाँ, इसका एक जो एडास का फंक्शन है वो आप सिटी कंडीशन में नहीं चला सकते हो बिल्कुल। सिटी में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि कुछ लोग पटरी कूद के आ जाते हैं एकदम से। अब ये जो पटरी पे आदमी खड़ा है ना, उसको भी सेंस कर लेती, ये ब्रेक ले लेती, इतने में तो पीछे वाला पीछे से धम कर देगा यार। बहुत प्रॉब्लम है एडास की। हाँ, पर हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए आप बहुत आराम से चला सकते हो। और इसका इंजन मतलब BS6 इंजन है, BS 6.2 है समथिंग, उन्होंने और फिल्ट्राइजेशन किया है इसमें, आई थिंक सो, क्योंकि जो उसने मुझे बोला वो BS 6.2 था। अब हो सकता है BS 6 1 ग्रेड कुछ आया हो और 2 कुछ आया हो, उसकी मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, वो कोई आपको कोई टेक्निकल ही बता पाएगा। बट उन्होंने मुझे BS 6.2 बोल के दिया है। इसमें एक एडिशनल फ्यूल डलता है, दैट इज यूरिया, तो वो कुछ पोल्यूशन कंट्रोल करने के काम आता है वो पूरा पूरा। ओके ओके। और DEF करके मैंने सुना है कि XUV700 में आजकल जितने भी BS6 2.0 जितनी भी गाड़ी आ रही है, इंजन आ रही है, उन सब में DEF डलता है। वो है क्या है, मतलब है डीजल इंजन फिल्टर्ड है। जैसे आपका जो पोल्यूशन निकलता है वो ऑटोमेटिकली ही आपके जो इसमें नीचे साइलेंसर है उसमें उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी इनबिल्ट की है जिससे वो पोल्यूशन बाहर नहीं निकलता है। वो पोल्यूशन बहुत नॉर्मल ही निकलता है। अगर आप कंपेयर करोगे पहले वाले डीजल इंजन से और इसको, तो 80 और 20 का 100 और 20 का रेशियो मिलेगा आपको। वो 100% पोल्यूशन फेंकती थी तो ये 20% ही फेंकती। उसकी कुछ कॉस्टिंग है अलग से, वो सर्विस के टाइम पे डालते हैं वो लोग। और 10 लीटर इज अप्रोक्सीमेट 10,000 किलोमीटर तो वो चलता ही है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और मैंने एक चीज, मतलब मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, क्योंकि मैं कोई डीलर तो हो नहीं, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है जिनके पास XUV700 है, मैंने एक और प्रॉब्लम फेस करी है। वो हर बार बोलते हैं कि इसके जो ब्रेक शू है, ब्रेक पैड्स है, वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। ऐसा कुछ है? इसके ब्रेक पैड देखो, अभी तो मैंने 2000 किलोमीटर ही चलाई है, अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मैंने देखा है सर्विस सेंटर में भी लोग ब्रेक पैड डलवाते हैं, वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा के चलाते हैं, क्योंकि क्रूज इसमें तभी लगेगा जब आपका वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्योंकि महिंद्रा कहती है कि आपने क्रूज लगाया और आप सो गए गलती से तो आप एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उसको एक्टिवेट करके चलाओ। तो वो जब आगे सेंस करेगी तो देखो वो अपने हिसाब से ब्रेक मारेगी। आप हाईवे पे चल रहे हो,
आपने देखा आगे कोई नहीं है, आपने बढ़ा ली स्पीड, कम कर ली, अपने हिसाब से मारी। तो मैं जब लोकल सिटी में चल रहा हूँ तो मेरी तो वो बंद ही रहता है, क्योंकि क्रूज लगाने का टाइम ही नहीं मिलता है सिटी इस कंडीशन पे। तो हाईवे पे मैं गया था, वहां पे उसने ब्रेक ली थी, वो हो सकता है कि इसीलिए जल्दी घिस रहे हो क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग है, तो वो बार बार जब दबेगी तो वो होगा ही होगा। ओके, और चलो अब इसकी बात करते हैं, इसकी जो एवरेज है, सिटी एवरेज और हाईवे एवरेज, मतलब क्या एक्सपीरियंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो सिटी पे ही अभी 12 और 13 दे रही है जो इसका मीटर कहता है। वैसे बेसिकली मैंने सिटी में नहीं नापी है, और मैं अभी रिसेंटली जब अमृतसर होके आया हूँ 22 से 24 तक, तब मैंने इसकी हाईवे की एवरेज निकाली थी। इसके मीटर में 17.2 थी, और जो मेरी कैलकुलेशन कहती थी वो 16.9 कहती थी, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। उसके लिए हमने एक अलग से ब्लॉग भी बना के डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको, लिंक डाल दूंगा मैं। हाँ जरूर जरूर देख भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं, सिटी में कितनी आ रही है? सिटी में आ रही है 12 से 13 की एवरेज, और अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे 16 17 इज अप्रॉक्स, वो क्रूज के साथ। क्रूज के मतलब क्रूज नहीं, पहले मतलब स्टार्टिंग हाईवे पे तो वैसे भी यार हाईवे पे हाँ ऑलमोस्ट 90 तक मेंटेन करोगे, और अगर आप इसको 90 पे मेंटेन करोगे ना तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि जब मैंने इसमें डीजल फुल करा के निकला था उस दिन अमृतसर, इसमें पहले स्टार्टिंग रेंज आई थी 792 चलेगी। कितने लीटर का टैंक है? 60 लीटर का टैंक, 60 लीटर का। तो तेल बहुत सारा लेती है एक साथ, ज्यादा ले लेती। हाँ अरब के कुएं लगाने पड़ते इसके लिए। तो उस टाइम उसकी 792 थी, बट क्योंकि मैं काले खां से जब मैं आगे जा रहा था तो मुझे बहुत जाम दिख रहा था, तो मैं काले खां से राइट टर्न होके मैं केएमपी की तरफ गया पहले, तो वो मेरठ एक्सप्रेस वे पे चल रहा था। उसके बाद केएमपी पे जैसे ही आया तो इसकी ऑटोमेटिकली रेंज 992 दिखाने लग गया वो उस टाइम। तो इट मीन्स कि जब मैं उस कंडीशन पे चला रहा था कि जहाँ मैं 90s पे कंट्रोल करके चल रहा था, एडास लगा के चल रहा था, मेरे आगे कोई ट्रैफिक नहीं था, तो ये हो सकता है 20 या 22 की एवरेज भी दे दे। तो इसका हम अलग से कभी ट्रायल करेंगे, एक बार टैंक फुल करा के केएमपी ही नापेंगे पूरे दिन कि कितना चलेगी, तब पता चलेगा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छी है ड्राइविंग, मतलब कितना लंबा रूट था आपका? मेरा था लगभग 523 किलोमीटर चलाया नॉर्मली। वो 500 जाना आना दोनों? नहीं एक वन साइड, हाँ मेरा वन साइडेड ही 500 था। 515 मुझे नॉर्मल पड़ता है, बट जो क्योंकि मैं काले खां से केएमपी और होके गया था तो 30 किलोमीटर फालतू पड़ा, बट डजंट मैटर, इतना तो दिल्ली में जाम में खड़े खड़े मैं तेल फूक देता, उससे तो अच्छा था कि मेरे को मैं वहां से गया। कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंफर्ट है, टाइम है। तो मेरे को मोहित भाई अब एक चीज बताओ, मतलब ये ADAS की फुल फॉर्म क्या है और ये काम कैसे करता है? मतलब किसी भी गाड़ी में, और मतलब आजकल हर गाड़ी में तो है नहीं, जो लग्जरी सेगमेंट में है सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में ADAS आ रहा है, तो ये काम कैसे करता है? ADAS है ऑटोमेटिक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ये आपको एक तरीके से सेफ्टी देता है कि अगर आप गलती से, देखिए कई बार क्या होता है, आप लेट नाइट ड्राइव कर रहे हैं, आपको झपकी लग जाती है, या आप अर्ली मॉर्निंग कहीं ट्रिप के लिए निकल गए, आपको क्योंकि नॉर्मल होता है, नींद पूरी नहीं होती आदमी की, झपकी लग जाती है। उस टाइम पे अगर इसमें आपने ADAS लगा रखा है हाईवे पे, तो ये ऑटोमेटिकली पहले तो इसमें अंदर है ड्रोनीनेस है, ड्राइवर को करता रहता है सेंस, जैसे इसको लगेगा ये अंदर वीप करने लग जाती है कि आप सो रहे हो। ADAS ये अपने आप स्कैन करता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो बीच में देखिए वहाँ कैमरा लगा हुआ है स्क्रीन के पास, ये आगे स्कैन करता हुआ चलता है कैसे है, कोई आगे तो नहीं है, कितनी दूर है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं करने के लिए, तो प्लस माइनस आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपको थोड़ा लेट पता चले तो आप गाड़ी के बहुत पास पहुंच जाओगे, ये तब ब्रेक लेनी शुरू करेगा। मैंने तो इसको अर्ली पे ही लगाया हुआ है, मुझे दूर से ही पता चल जाए गाड़ी है, क्योंकि कई बार मैं खो जाता हूँ। अभी रिसेंटली एक हो गया, मैं उस दिन गुड़गांव से वापस आ रहा था, मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था डेट्स की कि कब जाना है कब नहीं जाना है, मेरा ध्यान हट गया। अब उस टाइम पे इसका ADAS ऑन था, आगे वाले ने ब्रेक मार ली, इसने मैंने मारी नहीं क्योंकि मैं उस टाइम उसमें था, फीचर्स में था, और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम उसने अपने आप ब्रेक लेनी शुरू कर दी है ताकि मैं इसमें टक्कर ना हो। तो ADAS उस तरीके से है, स्कैन करता है पूरा, आपको देखता है, आपकी स्पीड भी कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके ऊपर वाले में तो एक फंक्शन और भी था उस ADAS में साथ में, कि वो अगर जैसे आगे वाले ने ब्रेक ले ली और ये भी ब्रेक लगा के रुक गया, तो वो जैसे ही चलेगा वो चल पड़ेगी। अच्छा, अपने आप, आपको एक्सीलेटर भी नहीं देना। इसमें वो वाला अभी नहीं है, स्टॉप एंड गो वाला ऑटोमेटिक नहीं है। अगर ये रुक गई तो आपको एक्सीलेटर देना पड़ेगा, तब ये चलेगी, और उसके बाद आपको ADAS रिज्यूम करना पड़ेगा। मतलब फिर से जैसे क्रूज करते हैं, जैसे क्रूज करते हट जाता है ब्रेक मारते ही। बिल्कुल बिल्कुल, बट मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ADAS हमारा। और इसमें मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ियों में सब में होना चाहिए। मैं बताता हूँ ADAS क्या करता है। ADAS जो आपकी रोड की लाइंस होती हैं, जो व्हाइट आपने देखे होंगे स्ट्रैप्स होते हैं,
मेन रोड पे, हाँ, उन्हें सेंस करके उस हिसाब से गाड़ी चलाता इसमें लेन असिस्ट भी है और भी एक अच्छा। ऑप्शन है। हाँ, अगर आप जैसे मानो आप चला रहे हो, आपकी अलाइनमेंट आउट है गाड़ी की, आपकी गाड़ी रोड पे ऐसे लेफ्ट राइट हो रही है, तो ये जब उन मार्किंग्स को सेंस करता है, तो जैसे ही आप लाइन से बाहर जाने लग जाओगे ना, ये आपको वार्निंग देनी शुरू कर देगा कि आप लाइन से बाहर जा रहे हो, और हैंडल ऑटोमेटिकली आपको मूव करेगा वापस लेन में लाने के लिए। लेन असिस्ट ऑटोमेटिक है यार, इसमें अच्छा। हाथ भी नहीं लगाना है। आज के टाइम पे एआई बहुत ज्यादा एआई है, पर क्योंकि हम पुराने इंडियंस हैं, 2000 बैच के हम सारे, We don't 90s trust. वाले, हाँ, तो हमें वी डोंट ट्रस्ट। आने वाली जनरेशन बहुत ट्रस्ट करती है एआई पे, गूगल चैट जीपीटी वगैरह सब पे लगे हुए हैं वो, उनको तो मजा आता है करने में, पर मेरे को ट्रस्ट नहीं है। मैं स्टीयरिंग अपने हाथ में होना चाहिए, एक्सीलेटर अपने हाथ में होना चाहिए, तभी चलता है। तभी चलता है इसमें काम। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? इससे पहले मैं स्कॉर्पियो यूज करता था, हम्म, S4 प्लस वेरिएंट था मेरे पास, 2015 में मैंने खरीदा था, और ओवरऑल अगर जो एक्सपीरियंस कहूँ, मैंने 1.25 लाख किलोमीटर वो चला ली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम्म, एवरेज कई बार तो वो हाईवे पे 15 और 16 तक भी लेके चली जाती थी, और सिटी कंडीशन में वो भी 12-13 देती थी मेरे को। तो डीजल तो बहुत अच्छा चलता था। ऑफ रोडिंग के लिए मैंने इतनी बार यूज कर ली ना उसको, पूछो मत। इसमें नहीं लगता मुझे ऑफ रोडिंग कर पाऊंगा मैं जो स्कॉर्पियो में मैंने कर ली। ये लग्जरी सेगमेंट की ये लग्जरी सेगमेंट है, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। मतलब स्कॉर्पियो में ना कई बार मेरा, जब मैंने खरीदी थी, एक बार मैं अमृतसर से वापस आ रहा, मेरे इन-लॉज अमृतसर रहते हैं ना, मैं वहां से वापस आया, लिटरली ना जाम लगा हुआ, बहुत भयंकर जाम। अब मैं यूं खड़ा हूँ आराम से, मेरे आगे एक फोर्स की टेम्पो ट्रेवलर था, वो मेरे आगे चल रहा है। अब मैंने कहा यार क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने देखा थोड़ी देर बाद ना फोर्स वाले ने टेम्पो ट्रेवलर पटरी चढ़ाई और सर्विस लेन में चला गया, सर्विस लेन खाली थी। अब मुझे डर लगे यार, मेरी नई गाड़ी है, मैं चढ़ाऊं नहीं चढ़ाऊं, क्या करूं। मैंने कहा यार जब वो चढ़ा गया ना तो मैं भी चढ़ा लेता हूं। मैंने उसको चढ़ा दी और मैं पटरी फांद के उस तरफ चला गया, सर्विस लेन में सबसे आगे। मतलब जो गूगल मैप मुझे उस टाइम 2 घंटे दिखा रहा था ना, मैं आधे घंटे में पहुंच गया लोकेशन। 1-1.5 घंटा सेव कर दिया था उसने मेरा। स्कॉर्पियो कुछ चीजें कर सकती है। इसको देख के ना थोड़ा सा अभी डर है, मे बी हो सकता है कल को मैं ऑफ रोडिंग कर लूं इससे थोड़ी बहुत, बट एक तो वो रियल व्हील ड्राइव थी, तो उसमें क्या था, जब आप पहाड़ पे या वैसे भी जाते हो ना, तो वो जैसे ही आप टिल्ट हुई गाड़ी आपकी, तो सारा लोड पीछे हो जाता था, तो बहुत अच्छी चलती है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव हिल है, असिस्टेंस भी है आई थिंक। इसमें डिसेंट वाला है, अच्छा, अपवर्ड के लिए नहीं है। जब आप उतरोगे हिल से तो गाड़ी आपकी स्किड ना करे, उसका ऑप्शन इसमें है। अच्छा, मतलब एक ऊपर चढ़ने का भी होता ऊपर चढ़ने का भी होता है, वो अलग होता है, Okay. वो पावर के लिए होता है। वो मोस्टली इसका जो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है उसमें है, उस Okay. टाइम पे वो चारों चक्के एक साथ घूमेंगे उसके, क्योंकि वो ऑल व्हील ड्राइव होती है, वो 4x4 हो जाती है, तो उसमें कोई सा भी अगर टायर आपका स्लिप भी हो रहा है तो अगले 3 उसको खींच के आगे ले जाएंगे। आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो स्कॉर्पियो के साथ था, आपने पहले भी स्कॉर्पियो चलाई, तो स्कॉर्पियो एन इतना अच्छा अपग्रेडेड वर्जन है स्कॉर्पियो का, तो वो क्यों नहीं लिए? और सेम सेगमेंट में है, दोनों लग्जरी है। हाँ, ऐसा वो क्यों? दोनों लग्जरी हैं, बट द पॉइंट इज, हमें जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी उसमें एक ही ड्रॉबैक था, उसमें थर्ड रो में एसी नहीं था। अच्छा। इसमें थर्ड रो में एसी है। जो इन्होंने स्कॉर्पियो एन लेके आए उसमें भी थर्ड रो में एसी नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो आप और मुझ जैसा आदमी तो पीछे थर्ड रो पे बैठता बहुत कम, हाँ। बच्चे बैठते हैं, उनको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो जाती है। पापा गर्मी लग रही है, बार बार गर्मी लग रही है, अब कितनी बार आगे पीछे करूँ उनको। ये बात भी है। और देखो जब आगे आप बैठे हो, क्योंकि मेरी जो डॉटर्स हैं, एक 7 ईयर की, एक 2 ईयर की है, तो अब बच्चा भी बड़ा हो गया, उसको पूरी सीट चाहिए, तो ये भी नहीं है उसको गोदी में बैठा के रख लूँ आगे। और जितनी बड़ी ये लग्जरी गाड़ियां हैं, इनको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। अगर जैसे मैं लेके इसको चलूँ, अभी अब धूप में खड़ी है, एकदम गर्म है, और इसको मैं लेके चलूँ तो कम से कम 15 से 20 मिनट लेती है ये पूरा ठंडा होने में। और स्कॉर्पियो में क्या था, सिर्फ आगे एसी था और पीछे रियर वेंट था, थर्ड रो 0, वो इन्होंने अब करा है। थर्ड रो पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो क्या फायदा उसका। मेरे एक दोस्त के पास स्कॉर्पियो एन भी है, पेट्रोल वर्जन है, वो लेके गया था हिमाचल। अब उसकी फैमिली में 7 लोग हैं, तो पूरे बैठे हुए थे। मैंने उसी से रिव्यू लिया, क्योंकि मुझे महिंद्रा वाले बोल रहे थे कि भैया बहुत अच्छा एसी हो गया, अब इसमें भी यहाँ पे मोटर आ गई है तो हवा अच्छी आती है। मैंने उससे रिव्यू पूछा, कहता भाई देख, दिन में मतलब अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर जब दिन में पूरी एकदम बढ़िया से धूप थी, वो गर्म हवा ही थी, बार बार वो लोग कह रहे थे एसी बढ़ा दो। अब मैं आगे बैठा था, कहता है यार मेरे को तो ठंड लगे, वो पीछे बैठे उन्हें गर्मी लगे, तो या तो मेरी तबीयत खराब हो या वो परेशान हो। तो इसमें क्या है, थर्ड रो में एसी है, साथ में उसके अपने कंट्रोल्स भी है फैन के। अब पीछे जो बैठा है उसको अगर 3 पे चलाना है, ज्यादा गर्मी है तो अपना 3 पे कर ले, कम चलाना है तो 2 पे कर ले, और कम चलाना है तो 1 पे कर ले, और नहीं चलाना है तो आप बंद कर सकते।
तो इस फंक्शन जो मेजर फंक्शन ये था ना, इसी वजह से मैंने ये वाली सेलेक्ट करी। तो यार एडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा है, अब मैं जानना चाहता हूँ इसके डिसएडवांटेजेस कि 7 XUV 700 के डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो हम पूरी वीडियो में अभी तक सुन रहे हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है वो एक ओनर ही बता सकता है, इसलिए तो हम ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। देखो, तो मेरे को इसका डिसएडवांटेज बताओ। इसका जो डिसएडवांटेज है, एक तो पहले तो सबसे पहले कलर का है। हाँ। मिट्टी लग जाती है, अगर हल्का सा ऐसे नाखून मार दो वो लग जाता है। उस नाखून से बचाने के लिए मैंने इस पे पीपीएफ भी करवाया हुआ है। गाड़ी लेते ही इस पे पहले पीपीएफ कराया, क्योंकि मुझे सबने सजेस्ट किया भाई करा लियो, कल को ये गंदी हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, उसमें मैंने सजेशन माना नहीं उन लोगों का, तो अब उसका कलर ना मिडनाइट ब्लैक का डाउन दिखता है, एकदम डल हो गया है वो। इसका अगर आप देखोगे, चलो ये तो मैं कह सकता हूँ नहीं है, वो अभी 8-9 महीने हो गए उसको, दिसंबर में खरीदी थी वो हमने, बट बड़ा ही यार मतलब डल सा दिखता है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगा, तो मेरे को यार लगा कि मैंने करा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ना इसकी पीपीएफ कराता हूँ सिर्फ बोनट पे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैं अपने बच्चों को बैठा लेता हूँ, कभी हम लोग दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं तो बोनट पे ही चल रहा है सब कुछ। मैंने स्क्रैच यही पढ़ने हैं सबसे ज्यादा। अब जो समझ सकता है वो समझ जाएगा कि क्या चल रहा होता है पार्टी में। तो पीपीएफ में आपको बता दूं, पीपीएफ का मतलब है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, और ये भी अलग अलग टाइप्स की आती है। तो इस पे कितना खर्चा आया और कितना वो आया, ये भी जरा थोड़ा बता दो। देखो, जिससे मैंने कराई वो मेरा नोन बंदा था। हाँ। फरीदाबाद में उसकी शॉप है, तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेट है। उसने मुझे गरवारे की करके दी इस पे 95,000। हाँ, और मतलब 5 साल के बाद की, एक खर्चा और ये भी है। हाँ एडिशनल है 1 लाख रुपए और, आप मान के चलो। बट अगर देखो, जो मैंने रिव्यूज देखे, मैंने रिव्यूज के बेस पे कराई है और सजेशन के बेस पे कराई है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो 1 लाख रुपए आपके जब आप सेल करोगे इसको तब बराबर हो जाएंगे। और इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है? मतलब एक तो इसका देखो, पेंट वो तो हर गाड़ी में होता है, वो तो है ही है। वो हर गाड़ी में होता है। अगर इंसान गाड़ी लेता ही शौक के लिए और इतनी महंगी ले रहे हैं, वो तो लेते ही शौक के लिए ही है, सही बात। और फिर वो चाहता है कि वो अपनी गाड़ी एकदम अच्छी तरह रखे भी, तो वो पीपीएफ भी कराता है और पैसा करता है, एडिशनल खर्चा भी करता है। बट ये तो नॉर्मल गाड़ियों में सब में होता है, इसका एक्स्ट्रा क्या है? अभी देखो, इसका एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज एक, इसका जो इन्होंने अंदर से इंटीरियर दे दिया ना, वो बहुत लाइट कलर का है। इस वाले मॉडल में और इससे लग्जरी वाले में, दोनों में यही वाला कलर आता है अंदर से। पीच कह सकते हो या ऑफ वाइट क्रीम कह सकते हो। अब क्या है, बच्चे हैं, बच्चों का तो मैंने ऐसे पैर रख के बैठेंगे सीट पे ऊपर उठा के, गंदे हो गई। आप इसको अब ड्राई क्लीन नहीं कराते रहो। हाँ, इसमें नीचे जो इसका नीचे वाला मॉडल है AX5, उसमें अंदर एकदम डार्क ब्लैक आता है, वो बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा है, और वो अच्छा इसलिए है क्योंकि गंदा होगा तो पैर लग गए तो गंदा हो गया, तो आप कपड़ा मारोगे ना तो साफ हो जाएगा। अब इस पे तो गंदा दिखेगा, तो शायद महिंद्रा को इस पे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए कि अंदर आप इंटीरियर को थोड़ा सा चेंज करके ना डार्क दो। जैसे फॉर्च्यूनर में है वो ब्लैक और ब्राउन में है, ब्राउन पे आपको इतना गंदगी दिखती नहीं है, पर इसमें तो ये अगर गंदी होगी तो ये आपको दिखेगी। देखो, छत पे तो वो नॉर्मली होती ही वाइट है सबकी, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की वाइट ही मिलती है। और मेरे को लगता है कि और कोई डिसएडवांटेज तो इसमें अभी मुझे नहीं लिखी है, क्योंकि देखो चलाई अभी 2000 किलोमीटर है। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिसएडवांटेज देते हैं ओनर्स रिव्यू, क्योंकि मैंने इसको लेने से पहले कम से कम नहीं होंगी ना 100 वीडियो देखी थी मैंने, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने, कि ओनर्स रिव्यू क्या है, ये चलेगी कैसी। और जो रिव्यू मुझे मिले थे ना, उसमें डिसएडवांटेज कम और एडवांटेज बहुत सारी। इसकी डिसएडवांटेज में बोलूँ ना तो इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मतलब बूट स्पेस कैसा, मतलब 7 सीटिंग के बाद? नहीं, देखो 7 सीटर कोई भी बूट स्पेस नहीं होता है, बहुत थोड़ा लिमिटेड बूट स्पेस। अगर आप 7 लोग हो तो आपका 7 का, अगर आप 3 दिन के लिए भी जा रहे हो ना, तो शायद सामान नहीं जाएगा। इसके कंपैरिजन में फॉर्च्यूनर में ज्यादा है। बट इंडिया में जो ओवरऑल गाड़ियां आती है ना, वो सारी 5 सीटर ही आती हैं। पीछे डिक्की ही होती है जिसमें ये 2 सीटें एक्स्ट्रा लगा के इसको SUV बोल देते हैं, क्योंकि अगर आप 5 जने जा रहे हो कहीं तो 3 अटैची तो मिनिमम है। 3 अटैची इसमें अगर आपको बूट स्पेस दिखाएंगे ना तो उसमें आएगा नहीं। तो नॉर्मली आपने पीछे वाली सीट फोल्ड कर दी तो ऑटोमेटिकली वो 5 सीटर रह जाती है। बट हाँ, इसमें मैंने अभी एक नया ऑप्शन था वो मैंने, अच्छा इसका एक और एडवांटेज बताता हूँ। इसमें जो सबसे पीछे वाली सीट है उसको आप डाउन कर दो, बीच वाली सीट को हाफ डाउन कर दो, एक लेवल पे हो जाती है। उसको भी हम आपको करके भी दिखा सकते हैं, मतलब बेड बन जाता है, ऑलमोस्ट बेड बन जाता है। अंदर जो है, क्योंकि जब मैं अमृतसर गया था बच्चों के लिए, मैंने गद्दा डाल दिया उसके ऊपर, 4x6 का मेरा गद्दा था और पूरा आ गया। तो इट मीन्स अंदर 6 फुट की तो जगह है। आप जैसी हाइट का, मुझ जैसी हाइट का आदमी तो सो भी सकता है। अगर आपके साथ को ड्राइवर चलाने वाला है ना, आप गद्दा डालो आराम से और सो जाओ।
आपको होटल की जरूरत नहीं है, मनाली शिमला में ढूंढने की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी पार्क करी सेफ पार्किंग में, गद्दा डाला, दोनों भाई सो जाओ आराम से, टेंशन फ्री। ठंड है तो गर्म एसी चला लो, गर्मी है तो ठंडा एसी चलाओ, तीनों रोवे एसी इसके, गाड़ी ये चिल्ड, तो बहुत ही प्लस आप आराम से सो। मतलब मैं अभी लास्ट टाइम क्योंकि मनाली गया था, आपका ना किया कैरेंस है शायद, कैरेंस 7 सीटर है वो भी। तो मनाली में 31 दिसंबर को बहुत भीड़ थी, होटल तो ऑलमोस्ट ना के बराबर था, कहीं भी था ही नहीं। वो भाई हम माल रोड घूम रहे थे, वो गाड़ी में ही उसने अपना गद्दा लगाया था, किया कैरेंस में भी सेम फंक्शन आ रहा है, गद्दा लगा रखा था, दारू भी वहीं पड़ी थी, वो दो ही भाई थे गाड़ी में, अपना आराम से मस्ती कर रहे थे, एक पीछे लेटा हुआ था अपना, एक आगे गाड़ी चला रहा था गाने बजा के। मैंने इनका होटल यही है। अच्छा, जब फंक्शन इसमें दिखा तो मुझे भी समझ आया, मैंने ये भी ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे क्या होता है, बच्चे थक जाते हैं, तो आप आराम से, बच्चे लेट गए पीछे, आप हस्बैंड वाइफ आराम से गाड़ी चला रहे हैं, मौज करें, बच्चे सो रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब कर सकते हैं पीछे। फैमिली कार है, फैमिली कार है पूरी, फैमिली कार है। तो मतलब आपको मैं नॉर्मली बता दूं, एडवांटेजेस बहुत है, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है अभी तक। देखो मैं फ्यूचर नहीं कह सकता हूँ, जब इसकी 10,000 किलोमीटर पूरी हो जाएगी तब हम एक और वीडियो बनाएंगे 10,000, जब पूरा किलोमीटर अगर मैं कोशिश करता हूँ इसके 10,000 तेरे को दिसंबर तक पूरे करके देता हूँ 2 ही महीने भी नहीं है पर मुझे भरोसा है वो कर देंगे। मैंने अभी एक बार जैसलमेर जाना है और 2 बार कम से कम अमृतसर जाएगी गाड़ी, तो 2,000-2,500 किलोमीटर अमृतसर हो गए, और जैसलमेर में ऑलमोस्ट 1800-1900 किलोमीटर चल जाएगी उस टाइम पे, तो 4 और 3-5-6 हजार ही हो जाएगी, 2,000 हो चुकी है, 2-3 हजार रह जाएंगे, वो तो मैं ऑफिस आता ही हूँ डेली उतनी तो चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं दिसंबर तक करके दूंगा, तेरे को टारगेट है मेरा तो दिसंबर में एक और वीडियो आ जाएगी। हाँ। तो भाई मेरे को एक बात बताओ मोहित भाई कि इसकी सर्विस का क्या मतलब, क्या कॉस्टिंग आती है, मतलब पहली सर्विस कितने किलोमीटर के बाद होती है और दूसरी कितने किलोमीटर के बाद इसकी होती है? पहली सर्विस जो महिंद्रा कहता है, वो कहता है 1000 किलोमीटर पे कराओ, वो जर्नल चेकअप होता है आफ्टर डिलीवरी, अगर आपको कोई इसमें इशू आ रहा है, कोई नट बोल्ट ढीला रह गया है कसने, उसके लिए होता है। उसकी कॉस्ट तो 0 थी, उसमें कोई कॉस्ट नहीं थी, क्योंकि ना उसमें कोई रिफिल करते हैं ऑयल का टॉपअप है, ना ही कोई पार्ट डलता है। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस आएगी वो आएगी 10,000 किलोमीटर पे, और वो सर्विस की कॉस्ट जो एज पर महिंद्रा की ऐप है विद यू हमेशा, उसमें वो दिखाता है कि 5,500 रुपये समथिंग की होगी मिनिमम। अगर उसके अलावा कोई इसमें और उस टाइम पे पार्ट डलता है या कुछ डलता है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो एक्चुअल्स है जो भी है महिंद्रा में। और इसमें ड्राइविंग मोड कौन कौन से हैं, मतलब जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल मोड होता है, सिटी मोड होता है और स्पोर्ट्स मोड होता है, इसमें महिंद्रा ने ड्राइविंग स्पोर्ट्स नहीं दिया है, जिप जैप जूम दिया है। जिप में ये जनरेट करती है 160 bhp की पावर, बहुत कम होती है, थोड़ा सा आप एवरेज ज्यादा ले सकते हो, बट मुझे उसमें चलाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया नहीं, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ये एज पर इंजन ये बहुत साउंड करती है, कहती है पावर मांगते हैं कि पावर और चाहिए इंजन को, इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए देखो पावर की जरूरत है। जैप मोड बहुत अच्छा है, 180 bhp जनरेट करता है आपके लिए, बहुत बढ़िया। जूम में मैंने लगाया था हाईवे पे, जब मैं अभी गया था घूमने, मैं 120 चल रहा था, मैंने उसको उस टाइम रात में जूम कर दिया, और वो ऑटोमेटिकली, ना मैंने एक्सीलेटर दबाया ना कुछ किया, वो ऑटोमेटिकली 140 पे चली गई थी। वो और आगे जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम इसमें पावर ऐसी आती है जैसे स्पोर्ट्स मोड है, जैसे आप अगर ऑडी वगैरह बोलते हो इसमें स्पोर्ट्स मोड होता है, इसमें स्पोर्ट्स नहीं, इसमें जिप जैप जूम है। अच्छा, मतलब कुछ नया है, नया महिंद्रा ने करा है। नाम बदल दिए हैं, मोड वही है, बट हाँ आपको बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा जिप जैप जूम। हाँ, आप नॉर्मली मान लो कि जिप जैप आई थिंक जो नॉर्मल सिटी कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा है, के लिए, और जूम हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड, जिसमें गाड़ी अपनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देती है, से चलती है। हाँ, पर उस टाइम में क्या इसका जो कंजप्शन ऑफ डीजल है या पेट्रोल, आपका जो वेरिएंट होगा उसके हिसाब से कंजप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम बहुत तेज पावर फैक्ट्री है। वैसे प्राइस डिफरेंट क्या है, मतलब पेट्रोल और डीजल में? अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए का डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है। माइलेज का भी डिफरेंस है आई थिंक। माइलेज है, अगर आप लॉन्ग टर्म चलते हो, आप डेली की अगर आपकी 100 किलोमीटर की रनिंग है, तो मुझे लगता है जो मैंने कैलकुलेशन करी थी वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, आपका जो कॉस्ट है एवरेज बराबर हो जाता है। मेरे को एक चीज और जाननी थी भाई कि इसमें एसेसरीज कौन कौन सी महिंद्रा ऐड ऑन करके देती है खुद से, और कौन कौन सी हम बाहर से लगवाते हैं? मतलब एक होता है आफ्टर मार्केट आप लगा लो, और एक होता है कि आप कंपनी से इनबिल्ट आ रही है, पीछे से इनबिल्ट आ रही है, और जो कंपनी में एक्स्ट्रा एसेसरीज का भी ऑप्शन होता है, तो हाँ। उसमें आपने क्या क्या लिया? देखिए, जब मैंने ये गाड़ी ली थी, गाड़ी मिल नहीं रही थी, मैंने मोती नगर शोरूम से ली थी, मैं उसका नाम नहीं डिस्कस करूंगा, तो उन्होंने कहा जी आपको हमारे साथ एसेसरीज लेनी पड़ेगी, हम तभी आपको कार डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा, एसेसरीज मुझे लगवानी भी थी कुछ कुछ, और
मैंने कहा ठीक है, फेवरेबल है। तो मैंने अप्रॉक्स 60,000 समथिंग की मैंने एसेसरीज इसमें लगवाई थी, जिसमें एक फुट स्टेप है। अगर आप एसयूवी की हाइट देखेंगे ना, तो जो छोटी हाइट का आदमी होता है उसको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने वो फुट स्टेप लगाया, क्योंकि मेरी मदर की हाइट 5.2 है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है चढ़ने में। तो उनके लिए क्या है, वो आराम से सपोर्ट हो जाता है। एक छोटा स्टेप बन गया, उस पर पैर रख के आराम से चढ़ गए। एक इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है, बहुत बड़ी है। कई बार क्या होता है, बच्चे कुछ मार दिया बच्चे ने, उसके लिए इस पर स्क्रीन गार्ड लगवाया था मैंने। साथ में हमने इसके रेन वाइजर लगवाए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बारिश हो रही होती है तो थोड़ा सा नीचे करके चलाते हैं, आपकी एयर सर्कुलेशन बना रहता है। प्राइसिंग क्या आई थी मतलब टोटल मैंने फुट स्टेप इसके उन्होंने जो कंपनी में शोरूम पे लगा के दे रहे थे, उनका उन्होंने 26,000 समथिंग चार्ज किया। जो रेन वाइजर थे उसके 3,500 रुपये चार्ज किए, और डिस्प्ले गार्ड जो मैं कह रहा हूँ उसके उन्होंने 800 रुपये चार्ज किए। प्लस मैंने इसमें नीचे कोटिंग करवाई है, ताकि रबड़ पेंट होता है जो जंग ना लगे जल्दी। अंडर बॉडी मैंने कराई है। उन्होंने मुझे ऊपर का भी ऑप्शन दिया था, बट ऊपर मैंने पीपीएफ कराना था, तो मैंने उसलिए उनको रिकमेंड नहीं किया। मैंने नहीं चाहिए मेरे को। तो ये थी 5-6 चीजें थी जो मैंने उनसे लगवाई थी। फुटमैट डलवाए थे 7D, आजकल पता नहीं कौन कौन से डी आ गए, 11D तक पहुंच गए फुटमैट। जब मैं वैगनआर चलाता था उस टाइम तो एक वो रबड़ वाले मैट आते थे, बस वो डाल लिए लोगों ने, उसी में खुश थे। आज भी अगर देखोगे कोई पुरानी गाड़ी आपको मिलेगी तो उसमें रबड़ मैट या प्लास्टिक मैट जो होते हैं वही डले होते हैं। इनमें 7D 11D तक पहुंच गए हैं। हाँ, उनका फायदा है कि वो एकदम बॉडी से टच होके बिल्कुल फंसे हुए होते हैं, तो मिट्टी नीचे जो बॉडी लाइन है उसमें नहीं जाती है कहीं भी। आपका जो नीचे फ्लोर मैट है वो गंदा नहीं होता है। अच्छी चीज़ थी। अगर मैं मार्केट से लगवाता तो शायद इसकी कॉस्ट मेरे को 40,000 रुपये पड़ जाती, 20,000 रुपये ज़्यादा थी। बट जो जेन्युइनिटी वहाँ के सामान में है वो आफ्टर मार्केट नहीं मिलती। हाँ, एक मैंने इसमें पीछे लेग गार्ड और लगवाया था, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, बॉडी गार्ड से आप आगे से तो आप बचा सकते हो, आगे लगवाने पे चालान भी है। आप ब्रेक मार सकते हो, पीछे वाले ने नहीं देखा, अब वो आपकी गाड़ी में ही घुस जाएगा जबरदस्ती। तो उसकी वजह से ना मैंने वो पीछे लगवाया था कि गाड़ी में अगर लगे तो पहला जो इंसिडेंट है वो झेल ले। हो सकता है आदमी धीरे चला रहा हो तो ना ही लगे, बट अगर कोई तेज है तो पहला उस पर लगे, गाड़ी पे थोड़ा इम्पैक्ट कम आ जाए। इसके लिए मैंने वो एसेसरीज लगवाई। मार्केट में मिलती है वो, आउटसाइड भी मिल जाती है। 40-1,000 रुपये की आपको ये सारा मिल जाएगा, बट क्वालिटी वाइज शोरूम में अच्छी है। और शोरूम वालों की कंडीशन ये थी, गाड़ी आपको तभी देंगे जब आप एसेसरीज ले लो, क्योंकि देखिए मेजर उनका प्रॉफिट जो है वो एसेसरीज में ही है। गाड़ी जो सेल करते हैं उसके बाद जो, क्योंकि मैं अगर आफ्टर मार्केट है, क्योंकि ये सामान कोई महिंद्रा नहीं दे रहा है पीछे से, तो आफ्टर मार्केट ही रहा है, बस महिंद्रा का नाम लग के आता है, उस पर लोगों चिपक के आएगा। बट कॉस्टिंग वाइज तो है ही है डिफरेंस, ये मैंने देखा है। मतलब अगर मैं कहूँ दूसरी गाड़ियों में जो कंपेयर करते हैं हम, देखा है तो उसमें था, मुझे पता था, पर मुझे रिक्वायरमेंट गाड़ी की थी तो मेरे को लेना पड़ा। मतलब एसेसरीज भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब आपके ऊपर है यार, पैसा फेंकोगे तो वही है, और चीज अच्छी हो जाती है। बट हाँ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैट वगैरह की देखो फिनिशिंग जो होती है ना काम की, वो आफ्टर मार्केट नहीं हो पाती उस तरीके से। शोरूम वालों को एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एक ही तरह की गाड़ियों को डील कर रहे हैं डेली। जो बाहर वाला है वो किसी दिन स्विफ्ट में लगा रहा है, किसी दिन ऑडी में लगा रहा है, किसी दिन वॉक्सवैगन में, किसी दिन महिंद्रा में। वो परफेक्शन नहीं आती है उनकी। क्योंकि ये मैंने स्कॉर्पियो में जब मैंने चलाता था तो मैंने फॉग लैंप लगवाए थे, वो मैंने कंपनी से ही लगवाए थे, और मेरे दोस्त ने सेम टाइम खरीदी थी, उसने बाहर से लगवाए थे। उसकी में ना लाइन दिखती थी फॉग लैंप के चारों तरफ, क्योंकि उसने जो कटिंग करी उस फ्रेम की वो फालतू काट दिया, तो उसमें ऐसे हवा जाने का स्पेस था। अल्दो वो पीछे से पेच से कसी हुई थी, बट वो देखने में आगे से नहीं। और मेरी वाली बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, क्यों महिंद्रा साथ में कवर भी दे रहा था, उसका कैप दे रहा था कि बिल्कुल खांचे में फिट होनी चाहिए वो, तो वो डिफरेंस आता है वहां लगवाने में। मतलब आप क्या रिकमेंड करोगे कि कंपनी से ही लगवाओ अगर कुछ भी लगवाते हो? कंपनी से लगवाना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा आपको सस्ता मिल सकता है और सेम चीज मिल सकती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के लिंक होते हैं, चीज अच्छी मिल जाती है, तो आप बाहर से भी लगवा सकते हो। मतलब सजेस्ट करूंगा कि कंपनी से लगवाओ, क्योंकि फिटमेंट और आपको फिनिशिंग अच्छी मिलेगी। बाहर भी आजकल अच्छे कारीगर हैं, वो अच्छे से लगाते हैं, तो दोनों जगह है। ऑन एन एवरेज 50-50 है, अपनी कंफर्टेबल है। आपको लगता है कि आज मेरे पे 50,000 नहीं है तो आज मत लगवाओ, 5-5 हजार करके 4 बार में लगवा सकता है, 10 बार में लगवा सकता है आदमी। अपना माइंडसेट है, अपना माइंडसेट है कि हाँ मेरे को इस बार मैट लगवाने तो मैट लगवा लिए, अगली बार मैं बम्पर गार्ड लगवा लूंगा, वो अलग अलग है, उसमें इतना कुछ। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक चीज और मेरे को जाननी थी मोहित भाई, कि अगर मेरे व्यूअर्स कोई भी ये लेना चाहते हैं XUV 700, तो
आप उन्हें रिकमेंड करोगे, मतलब ऐसा 100%। ओनर, आपने इतना लॉन्ग ड्राइव पे भी गए, ट्रिप पे भी गए, आपको पता है गाड़ी में कंफर्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस कम है, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, तो क्या मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। अगर किसी का बजट इस रेंज में है, जो एसयूवी ले रहा है, अगर वो मे भी हो सकता है टाटा फैन हो, मेड इन इंडिया है आजकल टाटा, रतन टाटा का फैन हो, तो एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें, आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा टाटा वर्सेस महिंद्रा में। मैं पिछले 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब ये शुरू हुआ है, इसका तो नया सफ़र है, अभी कितने साल चलेगी मेरे साथ, रहेगी नहीं रहेगी, कितने टाइम डिपेंड करता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा, 100% रिकमेंड करूँगा। और अगर आपका मन है तो एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लेना और ना लेना दैट इज अपॉन यू, बट दिस इज द बीस्ट। ट्राई जरूर करो, ट्राई जरूर करना, मजा आएगा। तो मोहित भाई थैंक यू सो Thank मच you। आज आने के लिए और इतना टाइम देने के लिए हमें। बिल्कुल, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और भाई का भी यूट्यूब चैनल है हमारे मोहित भाई का, बीस्ट ऑन व्हील्स 0029। दैट्स माय डेट ऑफ बर्थ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमने यहाँ पे करी है सिर्फ बातें कि ओनर का क्या एक्सपीरियंस था इसे लॉन्ग रूट पे ले जाने का। अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस देखना है रियलिटी में, व्लॉग के फॉर्म में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके देख सकते हो, क्योंकि भाई ने पूरी व्लॉगिंग करी है हमारे तो वहां पे भी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। लव यू।